हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का विषय भूगोल, पाठ तीसरा, बाह्य प्रक्रियाएं, भाग 1। स्टूडेंट्स के पहले मैंने 2 वीडियो बना के रखे हुए हैं जिसके अंदर अपक्षय क्या होता है, अपक्षय किसे कहते हैं, भौतिक अपक्षय क्या होता है और रासायनिक अपक्षय क्या होता है। उन दोनों वीडियो मैंने बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो को देख लीजिए ताकि इस पार्ट का आपको बेसिक नॉलेज समझ में आ जाए। ठीक है, उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा स्टूडेंट जैविक अपक्षय क्या। तो स्टूडेंट जैविक अपक्षय होता क्या है। ठीक है, पहला सवाल है कि जैविक अपक्षय होता क्या है। मानव, प्राणी और वनस्पति जैसे सजीवों की वजह से, मानव हो गया, प्राणी और वनस्पति, मानव, प्राणी और वनस्पति, इनसे जो चट्टानें टूटती है या इनसे जो अपक्षय होता है उसे क्या कहा जाता है, जैविक अपक्षय होता है। ठीक है, आपने देखे होंगे जब आप घूमने जाते हो कहीं पर, पुराने किले होते हैं, पुरानी इमारतें होती है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर उन किलों में से, उन इमारतों में से कुछ पेड़ निकलते हुए दिखाई देते हैं। पीपल का पेड़ निकलते हुए देखा होगा, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए होते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का जैविक अपक्षय है। जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे और उन जड़ों से उनकी दीवारों पर क्या होगा, तनाव निर्माण होगा और बाद में दीवारें क्या हो जाएंगी, टूट के अलग हो जाएंगी। ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें आपने आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट, जैविक अपक्षय क्या होता है, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, उसको पढ़ के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैविक अपक्षय भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। हमने इसके पहले वाली 2 वीडियो में देखा है कि भौतिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है। लेकिन भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा भी चट्टानों का अपक्षरण होता है। उसका कारण है जैविक अपक्षय, जो मानव, प्राणी और वनस्पति द्वारा होता है। ठीक है ना, आपने बहुत बार ऐतिहासिक किलों को भेंट दी होगी, बहुत बार आपने घूमने गए होंगे ऐतिहासिक किलों में। किले के बुर्ज पर बड़े हुए वृक्षों को देखा होगा, किले के बुर्ज पर मतलब दीवारों पर। आपने उस जगह वृक्षों की जड़ें गहराई जाकर बुर्ज पत्थरों को अलग हुए दिखाई देंगे। आप जब उसको बहुत गहराई में जाओगे तो देखोगे कि उसकी जड़ों की वजह से वो पत्थर एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई आपको देंगे। तो इस तरह के अपक्षय को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय कहते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। वृक्षों की जड़ें बढ़ने से पत्थरों के कणों में तनाव निर्माण होता है और पत्थर टूट जाते हैं। सही बात है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी पुरानी इमारतें रहती, किले रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पेड़ निकले होते हैं। जड़ क्या करते हैं, उन दीवारों पर तनाव निर्माण करते हैं जिसकी वजह से आगे जाके वो पत्थर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नीचे हम लोग आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक किला है और इस प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार की रचना आप लोगों ने देखी होगी। बरगद का पेड़ या तो आप बोलते तो पीपल का पेड़ वहाँ पर निकला हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर शैवाल दिख रहा होगा, हरे हरे शैवाल लग जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, इसको पत्थर वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसको पत्थर वृक्ष कहा जाता है जिसकी वजह से चट्टानों टूटने का कारण हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉबी बनाती है स्टूडेंट, चींटियां बॉबी बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जमीन में चिड़िया क्या करती है, छोटे छोटे क्या बनाती है, छेद बना देती है, जिसकी वजह से चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है और बाद में वो चट्टानें, वो पत्थर जो होता है वह अलग हो जाता है। चूहे, घूस, खरगोश जैसे प्राणी और कृमि कीटक जमीन में बिल बनाते हैं। ये जो कुछ प्राणी के नाम मत बताए, चूहे हो गए, खरगोश हो गए, घूस हो गए, ये जो कुछ प्राणी हैं ये जमीन में क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, बिल बनाते हैं। इन सब प्राणियों को बिल खोदने वाले प्राणी कहते हैं। उनके खोदने के कार्यों से चट्टानें अपक्षय होता है। इनके खोदने की वजह से चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय होता है। इसके अलावा बहुत बार चट्टानों पर शैवाल, पत्थर फूल, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पत्थर फूल है, पत्थरों पर इस तरह की फूल रचना देखी होगी आप लोगों ने, इसमें से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग जैविक अपक्षय समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा विशाल चरण। विशाल चरण में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी जैविक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय द्वारा जो भी चट्टानें टूट के अलग हुई है, अब वो चट्टानें क्या होते हैं, वो ऊंची जगहों पर स्थित है, मतलब पहाड़ी इलाके में, पठारी इलाके में स्थित है। अब वो टुकड़े क्या करेंगे, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो क्या होते हैं, नीचे की ओर घसक के नीचे आते हैं। ठीक है, और नीचे जब घसक के आएंगे तो उनके वेग में परिवर्तन रहेगा। कोई पत्थर रहेगा जो बहुत तेजी से घसक के आएगा, उसको बोलेंगे तीव्र गति, और जो कोई पत्थर रहेगा या कोई चट्टानें रहेंगी बहुत स्लो नीचे आएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मंद गति। तो विशाल चरण जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो तीव्र गति से भी हो सकता है और एक मंद गति से भी हो सकता है। तो इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा विशाल चरण क्या होता है। चट्टानों से टूटे हुए टुकड़े गुरुत्व बल से ढलान की दिशा में नीचे सरकने लगते हैं। अब ढलान की तलहटी पर रुक जाते हैं। ठीक है, वह चट्टान जो टूटा हुआ है वो गुरुत्व बल की वजह से नीचे आके तलहटी में रुक गया है। अब तलहटी पर रुक जाते हैं, कई वर्ष तक ऐसी क्रियाएं चलती रहती हैं। तीव्र ढलान तलहटी के पास अपक्षयी टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं और तीव्र ढलान की वजह से वह जगहों पर वह टुकड़े क्या हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे जमा हो जाते हैं। शंक्वाकार ढेर बन जाता है और जब पत्थर एक के ऊपर एक जमा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शंक्वाकार
आकार ले लेगा। अपक्षय प्रक्रिया में अलग हुए कणों की हलचल केवल गुरुत्व बल के द्वारा होती है। जो अपक्षय प्रक्रिया उसमें जो कणों के बीच में जो हलचल होती है वो किसकी वजह से होती है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होती है। इस प्रक्रिया को विशाल क्षरण कहते हैं। मतलब जो भी अपक्षय है वह अपक्षय जिसके अंदर कणों की जो हलचल है वह केवल गुरुत्व बल की वजह से होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विशाल क्षरण कहेंगे। विशाल क्षरण दो तरह से होता है, एक होता है तीव्र ढलान पर और दूसरा होता है मंद ढलान पर। मतलब तीव्र ढलान पर भी विशाल क्षरण होता है और मंद ढलान पर भी होता है। तो चलिए पहला प्रकार देख लेते हैं, तीव्र ढलान पर होने वाला विशाल क्षरण। पहला देखना तीव्र गति से होने वाला क्षरण, मतलब तीव्र गति से होने वाला विशाल क्षरण किसे कहते हैं? देख लीजिए, चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि धंस जाना। चट्टानें बहुत जब गिर जाती है या तो भूस्खलन, भूस्खलन मतलब जमीन नीचे धंस जाना, या ऊपर का जो पठार रहेगा या जो पहाड़ी इलाका वो सीधे नीचे आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा। ठीक है, हलचल तीव्र गति से होती है। बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। तीव्र ढलान वाले नम मौसमी प्रदेशों में ऐसी हलचलें होने की संभावना होती है। मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर ढलान क्या है, बहुत तीव्र है और नमी जैसी होती है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, तो ऐसे जगहों पर ये तीव्र गति से होने वाले विशाल क्षरण दिखाई देते हैं। अपक्षयित पदार्थ की ढलान पर बड़ी परतें तैयार होती हैं। ऐसे पदार्थों में वर्षा होने पर जल अपक्षयित पदार्थों में रिसने से पदार्थ का वजन बढ़ जाता है। अब पहले से जिसका अपक्षरण हुआ है, चाहे वह जैविक अपक्षय से हो, चाहे वह भौतिक अपक्षय से हो, चाहे वह रासायनिक अपक्षय से, इन अपक्षय की वजह से जो चट्टानें अलग हुई हैं वही चट्टानें वहाँ पर क्या हुई? रुकी हुई है। अब जब बारिश होगी तो ये चट्टानें बारिश की वजह से और ज़्यादा वजन हो जाएगा इनका, और ज़्यादा वजन होने की वजह से वो चट्टानें क्या नीचे सरकना शुरू कर देंगी। ठीक है, परिणाम स्वरूप ऐसे अपक्षयित पदार्थ तीव्र गति से ढलान की दिशा में घिसकने लगते हैं और बड़ी मात्रा में पदार्थ नीचे गिर जाते हैं। जैसे पुणे में दुर्घटना हुआ था। कब हुआ था दुर्घटना? पुणे के अंदर 30 जुलाई 2014 में 30 जुलाई 2014 में पुणे में मालिन गांव में चट्टान टूट के नीचे आया, भूस्खलन हो गया था, जिसकी वजह से लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग मर गए थे और बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो गई थी वहाँ के लोगों को। मालिन गांव के ऊपर एक अभी मूवी बन रही है, एक होता मालिन, जो अभी आने वाले कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो आप लोग उस मूवी को भी देख के समझ सकते हो कि मालिन गांव में ये तीव्र विशाल ढलान किस तरह से हुआ था। एक बार पदार्थ नीचे खिसकने के अलावा वे अपनी जगह में ही धंस जाते हैं। इसे भूमि का धंसना या भूमि का अपवाद कहते हैं। जब चट्टानें नीचे गिरकर आ जाएंगी, जमीन में क्या हो जाएंगी स्टूडेंट? धंस जाएंगी। इसे क्या कहते हैं? जमीन का धंसना कहा जाता है या भूमि का धंसना कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार भूकंप कारण भी विशाल क्षरण होता है और कभी कभी भूकंप की वजह से भी विशाल क्षरण हो जाता है। क्योंकि भूकंप जब आता है तो आपने देखा दूसरे पार्ट में, आंतरिक बोलचलों में, तो उसके अंदर भूकंप आने से जो होती है वहां के आसपास की चट्टानें क्या होती है? हिलने लग जाती है और चट्टानें हिलने से भी विशाल क्षरण होता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया तीव्र गति से होने वाला विशाल क्षरण। अब अगला टॉपिक हमारा है मंद गति से होने वाला विशाल क्षरण। तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स विशाल क्षरण का, मंद गति से होने वाला विशाल क्षरण। मंद गति से होने वाला विशाल क्षरण आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जमीन धीरे धीरे घसकेगी, एक साथ नहीं घसकेगी। देख रहे हो आप लोग, जमीन जो रहेगी वो बहुत स्लो घसकेगी। ठीक है ना, कम ढलान और आमतौर पर शुष्क मौसम जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने देखा तीव्र गति से होने वाला जो क्षरण था वह नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा होता है। तो मंद गति से होने वाला जो क्षरण है वह शुष्क जगहों पर ज्यादा होगा। विशाल क्षरण धीमी गति से होता है। ऐसे मिट्टी का खिसकना यह क्रिया अधिक मात्रा में होती है। समशीतोष्ण प्रदेश में ढलान पर धीमी गति से सरकने वाले के कारण ढलान लंबवत छोटे छोटे बांध बन जाते हैं। ये छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? बांध बन जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घसकेगा। इस क्रिया को मृदा सर्पण या सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है ना। अब खनन और अपक्षरण, इसमें क्या अंतर उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अपक्षरण और विशाल क्षरण के समान भूक्षरण भी ये बाह्य प्रक्रिया है। जैसे आपने अपक्षरण पढ़ा, जैसे आपने विशाल क्षरण पढ़ा, उसी तरह से भूक्षरण भी क्या है? बाह्य प्रक्रिया में आती है। ठीक है ना। क्षरण यह विविध कारकों के द्वारा होती है। जो क्षरण होता है स्टूडेंट्स वो अलग अलग कारक के द्वारा होती है। अलग अलग कारण है उसके, जैसे पवन की वजह से, बहते पानी की वजह से, जल की वजह से, हिमानी की वजह से। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भूक्षरण होता है। जमीन का क्षरण, भूक्षरण मतलब जमीन का क्षरण इनकी वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पवन की वजह से, बहते जल की वजह से, हिमानी की वजह से, जमीन समुद्र जल की वजह से, भूजल की वजह से भूक्षरण होता है। ये इन सभी चीजों को हम लोग आने वाले पार्ट में समझेंगे। जो चौथा पार्ट है बाह्य प्रक्रिया भाग 2। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही देखना था हमको। आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा? जैविक अपक्षय, उसके बाद हमने सीखा विशाल
चरण, विशाल चरण में देखा तीव्र गति से होने वाला विशाल चरण और मंद गति से होने वाला विशाल चरण। ठीक है, तो उम्मीद आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो का भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर चैनल पे मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।